हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पिछले एक हफ्ते से भारत में आतंक फैलाने की निरंतर करता पाकिस्तानी सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने दोस्तों। और इस जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। कैसे भारत ने पाकिस्तान की निकाल दी हेकड़ी, पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का दे दिया भारत ने जवाब, तो वही बताएंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी बड़ी डील करने वाले हैं। 3 हथियारों की खबर से ही पूरे पाकिस्तान में मच गई खलबली। कौन से हैं वो तीनों हथियार, वही बताएंगे। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर चला दिया डंडा। तो दोस्त, ईरान के समर्थन में अड़ा भारत, क्या ट्रंप को मना पाएंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान की भी है इस मुद्दे पर बड़ी नजर। तो वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का रोना रोया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने गाजा से की तुलना। खलीफा एर्दोगन भी भूले भारत का एहसान। जी हाँ, बताएंगे एर्दोगन ने क्या कहा। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सीएम फेस के चेहरे को अभी से ही साफ कर दिया गया है। बताएंगे किसको इस चुनाव में जीतने के बाद एनडीए बनाएगी सीएम का चेहरा। दोस्तों, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारतीय सेना अगर आगे से कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर हैं या डर गए हैं। हम जब चाहे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिए। लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी जरूर कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया अपने भारत ने। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की बड़ी खबर दोस्तों। पाकिस्तान सेना ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारत की सैन्य चौकियों पर कल फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की चौकियों पर गोलीबारी की और मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस गोलीबारी में कई पाकिस्तानी सेनाओं के जवानों के घायल होने और 4 से 5 संख्या में सैनिकों की मौत की भी बड़ी खबर है। दरअसल पाकिस्तान लगातार पिछले एक हफ्ते से एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की प्रयास कर रही है। भारतीय सेना बेहद ज्यादा अलर्ट है। ऐसे में पाकिस्तान की हर साजिश को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गौर करने वाली बात है कि इन आतंकवादियों की घुसपैठ में पाकिस्तानी सेनाओं का हाथ है। इन आतंकवादियों का वो फुल्ली सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार रची जा रही साजिशों को देखते हुए आज जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में उपराज्यपाल के अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी आईजीपी जम्मू मौजूद रहने वाले हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं और 4 से 5 की मौत की बड़ी खबर है। आप कह सकते हैं दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से जो भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान और गोलीबारी करवा रहा है, जिसमें अपने भारतीय 2 जवान शहीद हुए थे, उनका बदला आज भारतीय सेनाओं ने ले लिया। 2 के बदले 4 को मौत की नींद सुला दिया है भारतीय सेनाओं ने। ऐसे में भारतीय सेना को थैंक यू कहना तो आपका बनता है दोस्तों कमेंट में। और वहीं जिस प्रकार से शहबाज शरीफ भारत के साथ शांति से रहने की बात करते हैं, भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की वकालत करते हैं, दूसरों के माध्यम से बयान दिलवाते हैं कि वो भारत के साथ झड़प नहीं चाहते, लेकिन तीसरी ओर उनकी दोहरी चाल निकलकर सामने आती है कि वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते और इन आतंकवादियों को लगातार भारत में घुसपैठ करवा रहे हैं। जबकि भारत लगातार कहता है कि भैया हम तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी इतनी सी तुम बात मान लो, कम से कम आतंकवाद को दूर रखो, आतंकवाद पर लगाम लगाओ, आतंकवाद मुक्त बनो और आराम से गले में गले हाथ डालकर बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हुक्मरान ये चीजें मानने को तैयार नहीं है। लगता है भारत को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करके ही जवाब देना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, अपनी राय देना मत भूलिएगा। क्या भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान पर? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान के सेनाओं की जान की कीमत पाकिस्तानियों को समझ में ना आती हो। उनके लिए पाकिस्तानी सेनाओं का जान कुछ भी ना हो, लेकिन भारतीयों के लिए अगर एक भी सैनिकों की मौत होती है, वो शहीद होते हैं, तो पूरा भारत गम में डूब जाता है। और इसीलिए अपना भारत कभी भी सैनिकों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाकई में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी कौन सी डील आखिर ऐसे करने वाले हैं कि 3 हथियारों की खबर से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, आप सभी जानते ही हैं। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर कई अहम रक्षा सौदों की चर्चा जोरों पर है। पीएम मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर, कॉम्बैट व्हीकल और फाइटर जेट इंजन
के सह उत्पादन को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा भारत अमेरिका से माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और सैकड़ों स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदने की योजना भी बना रहा है। इन सौदों को लेकर पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये समझौते भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करेंगे। जी हाँ, दूसरी ओर दोस्तों ईरान को लेकर भी ये बड़ी खबर है कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर डंडा तो चला दिया, लेकिन दोस्त ईरान के समर्थन में आज भी अड़ा हुआ है अपना भारत। क्या ट्रंप को मना पाएंगे पीएम मोदी जी? पाकिस्तान इस मुद्दे पर गड़ाए बैठा है नजरें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ताजा आदेश से ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत के निवेश पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर ट्रंप प्रशासन के पहले दौरे में छूट दी थी, लेकिन अब इसे खत्म करने का निर्देश दिया है। भारत ने सोमवार को अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि चाबहार पोर्ट के लिए उसकी प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी। भारत ने कहा कि चाबहार पोर्ट ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। चाबहार पोर्ट को लेकर चल रहे इस तनाव के बीच पीएम मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग उनकी अहम बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में भारत एक बार फिर से अमेरिका से चाबहार पोर्ट को लेकर छूट देने की मांग कर सकते हैं। जी हाँ, अमेरिका के विल्सन सेंटर में दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप की ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति से भारत चाबहार पोर्ट के विकास पर पड़ने वाले असर पर सफाई मांग सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को मना पाएंगे पीएम मोदी जी? क्या है आपकी राय इस पर? वहीं आपको बता दें, जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो वाकई में संयोग है या फिर प्रयोग, ये आप डिसाइड करेंगे। हम आपको खबर बताते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। अब मोदी जी से हो रही है मुलाकात। इस नई त्रिमूर्ति से चीन की क्यों उड़ गई है नींद, बता दें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रशिया और भारत को साथ लेकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं और उसे दुनिया भर में न केवल अलग थलग करना चाहते हैं बल्कि उसका क्षेत्रीय वर्चस्व और व्यापारिक दादागिरी पर अंकुश लगाना चाहते हैं। ट्रंप ने इसके संकेत चुनावी अभियान के दौरान ही दे दिए थे। जब उन्होंने पिछले महीने सत्ता संभाली तो इसका ऐलान कर दिया। ट्रंप चाइना पर 10% टैरिफ लगाकर उसे साफ संदेश दे चुके हैं कि उसकी बादशाहत जाने वाली है। चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाले कोयला और गैस पर 15% का जवाबी टैक्स लगाकर व्यापार युद्ध को भी भड़का दिया है। अब ट्रंप ने चीन के सबसे भरोसेमंद और हाल के दिनों में सबसे बड़ा दोस्त और साझेदार बनकर उभरे रशिया को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि रशिया को साथ लेकर उसके पूर्वी रुझान यानी चीन की तरफ हुए झुकाव को कम किया जाए और उसे अमेरिका संग करके चाइना को अलग थलग किया जाए। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत चीन का पड़ोसी है। अगर भारत को हमने नहीं साधा तो चीन पर उसकी कूटनीति पूरी तरीके से फेल हो जाएगी और अगर रशिया को हमने नहीं साधा तो चाइना और रशिया दोनों मिलकर एक दूसरे का नैया पार लगा सकते हैं। ऐसे में अगर चाइना की नैया को डुबानी है, जिनपिंग को घुटनों पर ला करके हाथ जुड़वाने हैं, तो रशिया और प्रधानमंत्री मोदी को तो साधना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों अब आप ही बताइए ये संयोग है या प्रयोग है? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। वहीं बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का रोना रोया पाकिस्तान। शहबाज ने गाजा से कर दी तुलना। खलीफा एर्दोगन भी भूले भारत का एहसान। दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के इस्लामाबाद पहुंचते ही पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर रोना शुरू कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन गुरुवार को आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति और प्रथम महिला अमीन एर्दोगन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सम्मान में औपचारिक सलामी दी। स्वागत समारोह के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मिलवाया और तुर्की के राष्ट्रपति के सामने शहबाज शरीफ ने कश्मीर का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। कश्मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मौजूदगी में कहा कि अब आपने गाजा, फलस्तीन या कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए बात की है और जब आप बोलते हैं तो न केवल इस्लामी दुनिया के लाखों लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं बल्कि जब आप बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपको सुनती है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी एर्दोगन से मुलाकात की और उनकी यात्रा पर शुभकामनाएं दी। तुर्की के राष्ट्रपति को F-16 लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट का भी सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि एर्दोगन और तुर्की के निवेशकों का एक डेलीगेशन पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचा है। पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने कहा कि तुर्की कश्मीरी लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आधार पर बातचीत के माध्यम से कश्मीरी मुद्दे के समाधान के लिए मजबूत समर्थन जारी रखेगा। एर्दोगन ने आगे कहा कि तुर्की लगातार कश्मीर भाइयों के साथ एकजुटता रखेगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एर्दोगन की तारीफ करते हुए आगे कहा कि तुर्की हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के लोगों के न्यायोचित मुद्दे के साथ खड़ा रहा है और आपने हमेशा ही अपना रुख स्पष्ट रूप से रखा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जब भी शहबाज शरीफ या पाकिस्तान का कोई भी डेलीगेशन तुर्की या फिर किसी भी मुस्लिम देश से जाकर के
मिलता है तो वो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है। और इस बार तो पाकिस्तान के पास अच्छा खासा मौका था, क्योंकि इस्लामाबाद में खुद तुर्की के राष्ट्रपति मौजूद हैं। तो आखिर कैसे ये मौका छोड़ देता पाकिस्तान कश्मीर पर? आखिर उसने रोना रो ही दिया। हालांकि दोस्तों आप लोग भी करारा जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये खबरें पाकिस्तान में भी देखी जाती हैं। तो उन पाकिस्तानियों को और शहबाज शरीफ को जवाब मिल सके आपके माध्यम से, तो आप लोग कमेंट में कश्मीर भारत का था है और भारत का ही रहेगा जरूर लिखिएगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश की सरकार बदलने वाले छात्र अब देश बदलने के लिए आ रहे हैं राजनीति में, बनाएंगे राजनीतिक पार्टी। जी हां, बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले छात्र अब एक नए आंदोलन की ओर चल पड़े हैं। पिछले साल तक सड़कों से देश को बदलने वाले अब देश में बदलाव करने के लिए सदन जाने का रास्ता चुन रहे हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि वो फरवरी के आखिरी तक बांग्लादेश में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। इसके लिए छात्रों ने एक नई पहल करते हुए बांग्लादेश की जनता की राय भी मांगी है। छात्रों के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के लिए नुकसानदेह समझा जा सकता है, क्योंकि अभी तक छात्रों का समर्थन उन्हें हासिल था। छात्रों के मुताबिक उनका लक्ष्य पार्टी के लिए बांग्लादेश के 1 लाख लोगों की राय लेना है, जिसके तहत पार्टी का संबल और नाम रखा जाएगा। छात्रों का दावा है कि वो एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसमें हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक समिति ने बताया कि पार्टी पर राय लेने के लिए अपनार चोखे नातून बांग्लादेश नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए वे देश की जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। छात्रों की इस पार्टी में युवाओं की खास भूमिका होने वाली है। राष्ट्रीय नागरिक समिति के संयोजक नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि 2024 में लोग एक नए बांग्लादेश की ओर बढ़ने का सपना देख रहे हैं। देश में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है और ये नई पार्टी युवाओं के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। इस नई पार्टी के गठन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो उधर आपको बता दें, शेख हसीना का तख्ता पलट करके अमेरिका ने कैसे किया मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल। बांग्लादेश में यूसैड की तिकड़मबाजी हम आपको बताते हैं। पिछले साल अगस्त में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना की सरकार के अचानक गिरने से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। शेख हसीना अब भारत में रह रही, उसके बाद देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस आंदोलन को छात्रों ने शुरू किया था, जो जल्दी शेख हसीना शासन को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य में बदल गया। बाहर से देखने पर यही पता चलता है कि शेख हसीना के खिलाफ भड़के आक्रोश ने एक हिंसक आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट में बाहरी ताकतें शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसैड पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, जिसका नाम दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और कमजोरों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को चलाना और फंड देना शामिल है। आलोचकों का मानना है कि यूसैड का असल काम अमेरिका के हितों के मुताबिक जियोपॉलिटिक्स को साधना होता है, जिसमें निकारागुआ और वेनेजुएला जैसे देशों में शासन परिवर्तनों को प्रभावित करना शामिल है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में खुलासे हो रहे हैं कि यूसैड ने बांग्लादेश में ब्रैक यानी BRAC यूनिवर्सिटी जैसे संगठनों को भारी भरकम फंड दिया, जो शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में था। बराक यूनिवर्सिटी को कथित तौर पर यूसैड से मोटा माल मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसैड ने बराक को पिछले साल विभिन्न परियोजनाओं के लिए $48 मिलियन का फंड दान में दिया था। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका से शेख हसीना सरकार को गिरवाने में अमेरिका ने बहुत बड़ी चाल चली थी, जो अब उसके एक एक पोल खुलते नजर आ रहे हैं। आपको हमने कल भी खबर में बताया था कि यूसैड का यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने का भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जो 2019 से ही चलती आ रही थी। अब इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा कमेंट में लिखकर। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार को गिराना इतना आसान नहीं, जब तक जनता नहीं चाहेगी कोई बाल तक बांका नहीं कर सकती, तो सामने लाइक का बटन है। अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबाइएगा, ताकि ये खबर भारत के दुश्मनों तक भी पहुंच सके और उनको करारा जवाब मिल सके। वहीं बता दें, भारत का जिगरी दोस्त पाकिस्तान को देगा AI तकनीक, सैन्य अफसर जाएंगे मॉस्को। आखिर दिल्ली का दुश्मन संग क्यों दोस्ती कर रहा है रशिया? बता दें, रशिया हमेशा से भारत का ही जिगरी दोस्त रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रशिया को हराने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अब रशिया उसी पाकिस्तान को लेकर प्रेम जताने लगता है। अब उसी नौसेना के कमांडर रियल एडमिरल अलेक्सी सियोसियेव ने पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए रशिया की इच्छा से जिन्ना के देश को वाकिफ करवाया है। जियो न्यूज के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या मॉस्को AI टेक्नोलॉजी में इस्लामाबाद की मदद करेगा, प्रशांत बेड़े के रूसी नौसेना के प्रिमोर्स्काया फ्लोटिला के कमांडर रियल एडमिरल सियोसियेव ने कहा है कि रशिया हमेशा पाकिस्तान के साथ इन अनुभवों को शेयर करने के लिए तैयार है। रूसी कमांडर का यह बयान भारत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, नीला आसमान, रिमझिम फुहारे और लहराता तिरंगा, अमेरिका की धरती पर यूं उतरे प्रधानमंत्री मोदी जी। जमकर हुआ उनका पुरजोर तरीके से स्वागत। जी हाँ, फ्रांस की सफल यात्रा होने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पड़ाव अमेरिका पर पड़ा, वहाँ नीला आसमान, रिमझिम बारिश और लहराते तिरंगे के बीच PM मोदी जी दिखाई दिए। विमान से उतरते वक्त उनका
नजारा ऐसा था मानो ट्रंप से पहले कुदरत ही स्वागत में उतर आया हो। आज रात तक उनकी मुलाकात हो सकती है। सबसे पहले ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू मिल चुके हैं। पीएम मोदी शायद साउथ एशिया के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप से सबसे पहले मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका के जॉइंट एंड्रयूज बेस पहुंचे तो यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय के कई लोग ठंडी हवाओं और बारिश में भी डटे रहे। पिछले महीने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होनी है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक से किस तरह के व्यापक संकेत मिलते हैं। दोनों नेता अपनी निजी घनिष्ठता के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी गजब की केमिस्ट्री देखी गई थी। हाउडी मोदी कार्यक्रम इसका उदाहरण है। मोदी और ट्रंप की बैठक में इमिग्रेशन और टैरिफ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन ने 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर एक सैन्य विमान से भारत भेजा। इसकी वजह से भारत में आक्रोश है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, मैक्सिको की खाड़ी का बदला नाम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले ले चुके हैं। अवैध प्रवासियों को निकाले जाने का फैसला, चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला सर्वाधिक चर्चा में रहा है। ताजा घटनाक्रमों में अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप प्रशासन के इस अहम फैसले के बारे में एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि फ्लोरिडा से टेक्सास होते हुए मैक्सिको तक फैले जलमार्ग को अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि अन्य देशों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि हर कोई उसको अमेरिका की खाड़ी के नाम से ही बुलाए, ना कि मैक्सिको की खाड़ी। तो वहीं आपको बता दें बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा। बीजेपी ने कर दिया साफ। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा प्रस्तावित विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे होंगे। बीजेपी के आला सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और अब चुनाव से पहले बिहार में भाजपा नेतृत्व ने भी साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। बताते चले कि पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी से मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। आरजेडी फिलहाल विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बता दें कि नीतीश कुमार का पाला बदलने का इतिहास रहा है और अब तक उन्होंने ऐसे 4 बार किया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और चुनाव से बहुत पहले ही साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे होंगे। जी हाँ, ऐसे में आरजेडी कोई और चाले ना चले, इससे पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के लिए क्लियर कर दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दें कि ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी सुझाव देते हुए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।